सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि अगले 3 महीनों में काफ़ी सारी कंपनी के लॉकिंग पीरियड हमें एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेंगे और लगभग 1100 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स हमें मार्केट में ट्रेड होने के लिए एलिजिबल होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज़ हैं वो है 84। अब सभी कंपनी को तो डिस्कस हम नहीं करेंगे, बट हम बात करेंगे सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। और उससे रिलेटेड और भी कुछ बड़ी कंपनी है तो उसका नाम आप नोट कर लेना। लाइक अगर देखा जाए तो विशाल मेगा मार्ट, जिसके लॉकिंग पीरियड एक्सपायर होने वाले हैं 17 मार्च को, और उसके अलावा और भी कंपनी है जिसका नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बट दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो लॉकिंग पीरियड की एक्सपायरी है वो हमें देखने को मिलेगा 15 अप्रैल 2025, यानी कि अगले महीने। अब मेंशन किया गया है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इस लॉकिंग पीरियड की वजह से मार्केट में ट्रेड होने के लिए अभी तो नहीं है, बट हो सकते हैं जब एक्सपायर वो होगा तब। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का कितना परसेंटेज है वो भी मेंशन किया गया है। तो अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो करोड़ में अगर देखा जाए तो 529 करोड़ शेयर्स मार्केट में ट्रेड होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और लॉकिंग पीरियड की बात करें जब वो एक्सपायर हो जाएगा या फिर अभी जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का 64% लॉकिंग पीरियड में है। और ये जो एक्सपायर होगा 15 अप्रैल को, उसके बाद 64% और आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे ट्रेड होते हुए। अब इस बीच में क्या हो सकता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आईपीओ के बाद एक अच्छे रिटर्न्स हमें दी थी, मतलब जो लिस्टिंग गेंस दी थी, उस गेंस के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। क्योंकि मेनली लॉकिंग पीरियड की जब एक्सपायरी होती है और जो कंपनी लिस्टिंग गेन अच्छा दे रखी होती है और ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, तो फिर वो कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली हमें एनटीपीसी में भी देखने को मिला था, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में। अब दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो 95,000 करोड़ का है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स इस कंपनी का 88% से भी ज़्यादा स्टेक्स ओन करते हैं। एफआईएस के पास 1.1% स्टेक्स है, डीआईएस के पास अभी 1% से भी कम है, और पब्लिक के पास 9% से भी ऊपर के स्टेक्स हमें देखने को मिलता है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि 64% टोटल नंबर आउटस्टैंडिंग शेयर्स का जो है वो लॉकिंग पीरियड में तो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब कि काफ़ी सारे शेयर्स हमें प्रोमोटर के ही लॉकिंग पीरियड में देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि लॉकिंग पीरियड की जब एक्सपायरी आपको देखने को मिले तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को ना मिले, क्योंकि प्रोमोटर के भी काफ़ी अच्छे खासे शेयर्स होंगे। और ये भी हो सकता है कि लिस्टिंग नहीं, लॉकिंग पीरियड के एक्सपायरी के बाद इस कंपनी में आपको ओएफएस भी देखने को मिल जाए। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी लिस्टेड कंपनी का जो एक क्राइटेरिया होता है सेबी की तरफ से कि आप 75% से ज़्यादा स्टेक्स प्रोमोटर के पास ही रख सकते हैं। 75% तक ही प्रोमोटर ऑन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर रखते हैं तो आपको मार्केट में डाइल्यूट करना होगा ताकि उस कंपनी में अच्छी लिक्विडिटी हमें देखने को मिले। तो देखते हैं क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है 15 अप्रैल या फिर उसके बाद। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो पास्ट में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लाइक अगर ग्रोथ देखोगी कंपनी के रेवेन्यू में तो 100% की देखने को मिलेगी पिछले एक साल में। और प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी 81% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और उसको कंप्लीट स्टॉक ने भी रिस्पेक्ट किया है। 1 साल का CAGR, 3 साल का CAGR या 5 साल का, सभी हमें इंप्रेसिव देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस कंपनी के 2024 की बात करें तो 17,600 करोड़ का रेवेन्यू उसने रिपोर्ट किया था। और इस बार जो रेवेन्यू ये रिपोर्ट कर सकती है वो ऑब्वियस सी बात है कि 33 से लेकर 34 या 35,000 करोड़ तक का रेवेन्यू हमें दिख सकता है FY25 में। बट अभी तक जितना भी कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है पूरे साल में या फिर पर्टिकुलर क्वार्टर की बात करें, उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमें मोबाइल सेगमेंट से देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल एंड EMS डिवीजन का डिटेल्स मेंशन किया गया। 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने Q3 में रिपोर्ट किया, जिसका 9,305 करोड़ हमें इसी सेगमेंट से आता हुआ देखने को मिला। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें 3.5% देखने को मिली। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 30 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट दिखा है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करें यानी कि Q1Q, तो वहाँ पर 20 बेसिस पॉइंट से रिकवरी दिखाई, यानी कि 0.2% से। अब दोस्तों Q3 में इसी पर्टिकुलर सेगमेंट ने करीब
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 190% की ग्रोथ दिखाई है और क्यू एन क्यू बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है। और यहाँ पर वॉल्यूम डिटेल्स भी मेंशन किए गए हैं कि इस क्वार्टर की बात करें तो 83 लाख स्मार्टफोन्स को कंपनी ने बेचा है, इसमें सैमसंग इंक्लूडेड नहीं है। और सैमसंग की बात करें तो वो नंबर आपको 17 लाख का देखने को मिलता है। और टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें फीचर्स फ़ोन जो इस क्वार्टर में सेल हुआ है वो लगभग है 93 लाख का। अब दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि इसकी जो रिसेंट एक्वायर सब्सिडरी है स्मार्टू, उसने बोल सकते हैं एक्वायर किया है लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरीज 133 करोड़ में। रीज़न टू सपोर्ट नथिंग स्मार्टफोन ब्रांड एंड अदर ब्रांड लाइक टेक्नो इन्फिनिक्स एंड आईटेल। तो आप सभी को बताया कि स्मार्टू की बात करें तो वो भी एक काफ़ी बड़ा नाम है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में और इसको रिसेंटली इसने एक्वायर किया है, तो ओवरऑल वहाँ से भी कंपनी को अच्छे रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस की उम्मीद है। और दोस्तों ये भी कंपनी ने बताया है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी के पास अच्छे खासे हैं। 30 लाख एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को मिला है अफ्रीका के मार्केट से 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, और ये प्लान कर रही है एक्सपोर्ट करना 5 से 6 लाख फ़ोन्स इन फरवरी मार्च 2025 में, जो कि एक अच्छी बात है। और इससे रेवेन्यू आ सकता है 1500 से लेकर 1800 करोड़ का, जो कि एक अच्छी गाइडेंस आप बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे देखते हैं कि Q4 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फरवरी और मार्च Q4 का ही पार्ट है और अच्छे खासे एक्सपेक्टेशंस है, तो उम्मीद है कि Q4 के नंबर भी अच्छी आ सकती है। बट अगर वैल्यूएशंस वहाँ पर कम हुई तब नंबर अगर अच्छी आएगी तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, और वैल्यूएशन अगर ज़्यादा रहा तब अच्छी नंबर्स आएंगे तो हो सकता है कि कुछ खास रिएक्शंस हमें देखने को ना मिले। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी रिसेंटली एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिला टाटा मोटर्स से रिलेटेड, और वो अपडेट हमें देखने को मिला है इनकी सब्सिडरी का, यानी कि JLR का। तो दोस्तों जैगवार एंड लैंड रोवर ने अपने डेटा को रिपोर्ट कर दिया है फरवरी मंथ का, और यूएस में अगर देखोगे तो 79% की ग्रोथ उसने रिपोर्ट की है। 11,900 यूनिट्स उन्होंने सेल किया है यूएस में। और कंपनी ने बताया तो ये था कि अभी सबसे अच्छा जो ग्रोथ कंपनी को मिल रहा है वो यूएस से ही मिल रहा है, लगभग 25% का ग्रोथ मिला था पिछले क्वार्टर में, और उम्मीद कर रही थी कंपनी की यूएस से आगे भी हमें ग्रोथ मिलता हुआ दिखेगा। तो फरवरी मंथ में वंस अगेन अगर देखा जाए तो ग्रोथ अच्छी दिखने को मिल रही है, और जनवरी मंथ में भी अगर देखा जाए तो 70% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। दिसंबर के महीने में ग्रोथ हमें कम देखने को मिला। तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जनवरी मंथ में अगर 70% का ग्रोथ था, फरवरी मंथ में 79% का ग्रोथ था, अगर ये सेम चीज़ मार्च के महीने में भी रिपीट हो जाए तो उम्मीद है कि Q4 के जो अर्निंग्स हैं उसमें टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी है JLR, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे पर्सनली एक और डेटा देखना है, और वो डेटा यूएस का नहीं, वो डेटा चाइना का होना चाहिए और यूरोप का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंपनी को मिल रहा है एक स्लो डाउन। लगातार कंपनी के नंबर्स वहाँ पर वीक परफॉर्म कर रहे हैं, और वहाँ के डेटा अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखाएं तब तो माना जाएगा कि अगले क्वार्टर के अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं। बट वहाँ के डेटा में कोई इंप्रूवमेंट्स अगर नहीं दिखती है तो फिर देखना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे हमें देखने को मिलेंगे। अब इसके करंट पेग रेशियो की बात करें तो वह है 0.08, यानी कि फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी के करंट प्राइस टर्निंग मल्टीपल्स सुपर डुपर सस्ती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट मुझे एक चीज़ और देखनी है कि आफ्टर डिमर्जर, यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स का डिमर्जर और कमर्शियल व्हीकल्स को जब कंपनी अलग कर देगी तो उसके बाद दोनों का पेग रेशियो क्या है। अगर कमर्शियल व्हीकल्स का पेग रेशियो 1 से कम है और पैसेंजर व्हीकल्स का भी पेग रेशियो 1 से कम है तब तो ठीक है। बट अगर फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से पैसेंजर व्हीकल्स वाले सेगमेंट को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है तो हो सकता है कि पेग रेशियो हमें 1 से ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। और पिछले कुछ टाइम में हमने देखा था कि कमर्शियल व्हीकल से उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही थी पैसेंजर व्हीकल्स के कंपैरिजन में। बट अभी क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी को दोनों जगह से ही ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ को कंपनी सुधारने की कोशिश करेगी अगर इन्फ्लेशन हमारा थोड़ा सा और कूल डाउन होता है, और जो अभी हमें इनकम टैक्स में राहत मिली है उसकी वजह से लोगों के पास और भी पैसा आता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब कोचिंग शिपयार्ड के लेटेस्ट Q3 के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखोगे तो वहाँ पर FIs की इंटरेस्ट लगातार आपको रिड्यूस होती हुई देखने को मिलेंगी। पहले पिछले साल Q4 तक FIs इस कंपनी का 5.23% स्टेक्स ओन करती थी। अभी अगर वो देखोगे तो बैक टू बैक हर क्वार्टर वो नीचे की ओर गया है, और फ्रेश में अगर देखा जाए तो FIs 2.91% स्टेक्स ओन करती है। और पिछले 3 महीने की बात करें, जनवरी, फरवरी और दिसंबर की, तो वहाँ पर भी सेलिंग अच्छी खासी हमें कोचिंग शिपयार्ड में दिखा है। तो उम्मीद है कि Q4 का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो वहाँ पर भी FIs की सेलिंग दिख सकती है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि FIs की जो सेलिंग आ रही है वो कंप्लीट स्टेक हमें पब्लिक के पास जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो जाता हुआ दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर DIs के स्टेक्स हमें लगभग डबल ट्रिपल होते हुए देखने को मिले हैं।
अभी डी आई 6.63% स्टेक्स ओन करती है, वही पिछले साल Q2 तक 2.45% स्टेक्स ओन करती थी, बट पब्लिक के स्टेक्स में भी लगभग 3% की स्पाइक हमें देखने को मिल रही है। तो पब्लिक जब किसी कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा खरीद रही होती है, अपने स्टेक्स को बढ़ा रही होती है, और एफ और डी के स्टेक्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो वो एक सरदर्द वाली बात होती है। बट अच्छी बात है कि यहाँ पर डी की कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर हम पब्लिक के कंपैरिजन में देखोगे तो डी ने जितना खरीदा है उतना ही लगभग पब्लिक ने भी खरीदा है, और डी ने इसलिए भी खरीदा है क्योंकि प्रमोटर ने अभी रिसेंटली OFS का अनाउंसमेंट किया था, इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों को भी आप चाहो तो नोट डाउन करके चल सकते हो, और बाकी इसके अर्निंग्स अच्छे आने का वेट करो, या फिर अर्निंग्स तो अभी अच्छे रह ही रहे हैं बट और अच्छे रहते हैं तो अच्छी बात रहेगी। क्योंकि अभी रिसेंटली Q3 के अर्निंग्स की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने कोई ग्रोथ दिखाया नहीं था, जो कि माना गया था कि हर बार Q3 के अर्निंग्स में ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि आप क्लियर कट पास्ट में ही देख सकते हैं। बट इस बार वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिला, तो इस चीज़ को अगर Q4 में कंपनी रिपीट कर दी तो बिल्कुल सही बात नहीं होगी। अगर Q4 में रिपीट ना कर कंपनी अच्छे नंबर्स दिखा देती है, जैसा कि पिछले साल हमें देखने को मिला था 112% का ग्रोथ, वैसा कुछ, तो फिर अच्छी बात रहेगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, नाम है कोफोर्ज। सो दोस्तों, कोफोर्ज ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जो कि है 1:5 के रेशो में, यानी कि कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर्स दे रही है स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं तो बेसिकली आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। इन्वेस्टर नहीं है तो कंपनी को आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।